अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of the compound of the alkali metal, ठीक है। जो एल्कली मेटल होते हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। तो ऑक्साइड के टर्म्स में देखते हैं, पहले हम देखते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड के टर्म्स में जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? और दूसरा है सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो पहले सॉलिबिलिटी को देख लेते हैं। जो सॉलिबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होगी? देखो 3 पॉइंट आपके पास, एक है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, दूसरा है इसमें पेरोक्साइड, और थर्ड है इसमें सुपर ऑक्साइड। ये 3 चीजें। तो इसमें से आपको बताना है कि सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिबिलिटी यानी कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। सर नॉर्मल ऑक्साइड। हाँ, नॉर्मल ऑक्साइड की ज्यादा होगी, फिर पेरोक्साइड की, और सबसे कम होगी सुपर ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये ऑर्डर है सॉलिबिलिटी का। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का क्या होगा रूल? पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड के टर्म्स में, ठीक है। स्टेबिलिटी में क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। हाँ, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। तो ये आपका ऑक्साइड के टर्म्स में। तो पहला स्टेप है सॉलिबिलिटी का, कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। सेकंड है स्टेबिलिटी का, कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, अगर इसके ऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, बताओ। थर्ड पॉइंट है, अगर मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तो क्या बनेगा? अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनना चाहिए? सर इसमें H2 रिलीज होगा। नहीं, इसमें बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर यानी मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने कहा सपोज Na2O, ठीक है, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा? NaOH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर मैंने कहा K2O प्लस H2O, क्या बनेगा? सर KOH। हाँ, KOH, ठीक है। अगर इसकी जगह पे उसने दे दिया रूबिडियम का Rb2O प्लस H2O, तो क्या बनेगा? सर RbOH। हाँ, तो बस ये ध्यान रखो, जब आप रूल ध्यान रखोगे तो क्या होगा, जब आपके पास आएगा कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपको ये पता करना है कि ये रिएक्शन कौन से टाइप की है, ठीक है। तो इसमें हर एक टाइप आपको भी बताया जाता है कि ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड करेंगे तो ये बनेगा, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये बनेगा, क्लोरीन ऐड करेंगे तो ये आपको भी बेसिक याद करना है। जब फाइनल में क्या होगा, आपके पास आएगा कंप्लीट द रिएक्शन,
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको इसमें ऐड करके क्या बनता है। ठीक है, तो यह मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ करेगा तो ये बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। इसे लिख लो। यस सर, डन। डन। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हैलाइड, हैलाइड्स, हैलाइड्स। हैलाइड्स में देखो पहली चीज है, हैलाइड का मतलब हो गया हेलोजन के साथ रिएक्शन करना। ठीक है, तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जितने भी मेटल क्लोराइड होते हैं, जितने भी मेटल क्लोराइड होते हैं जनरली, ठीक है, ये होते हैं आयनिक। लेकिन केवल एक होता है जो कोवलेंट होता है, LiCl, ये होता है कोवलेंट। क्यों बता सकते हो? LiCl वो कहेगा कि LiCl कोवलेंट होता है, क्यों? जबकि Li तो पहले ग्रुप का है तो इसको तो आयनिक होना चाहिए था, लेकिन ये होता है कोवलेंट, क्यों? तो जब भी देखो आ, ये कोवलेंट कैरेक्टर आता तो वहां पे लगता है फजान रूल। यस सर, जिसका साइज स्मॉल होता है उसका हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। स्मॉल साइज होगा और हाई पोलराइजिंग पावर। एक वर्ड इसमें यूज हो जाता है, पोलराइज करने वाली पावर। पोलराइज मतलब डिस्टॉर्ट करना। तो जो इसकी पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजेशन पावर होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है छोटा होने की वजह से। स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए कोवेलेंट करेक्टर को शो करता है, बल्कि करना चाहिए था आयनिक का। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट आता है इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे आपको चार वो दे दिए, NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब इनमें से बोलेंगे बताओ किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? सर NaCl का। नहीं, NaF का, जिसका छोटा साइज है। ओके सर। हाँ, जिसका छोटा साइज होगा उसमें क्या होगा? मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये इस तरीके से जाएगा। ये किसी के भी साथ है, जैसे ये Na है, इसके जगह पे मैंने KF लिख दिया तो भी वही होगा। KF, KCl, KBr, KI। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी आ जाए इसमें। तो F से लेके और I तक डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। रीजन क्या है? देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एक ही रीजन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो छोटा साइज होगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होता जाएगा तो इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम, यानी FCl, Br, I। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। यस सर, डन। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हैलाइड के बाद है, इसमें से जितने भी हैलाइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे? पहले LiF है, सपोज LiF। जो LiF है ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा या कम सॉल्युबल होगा इन वाटर?
सर ज्यादा सॉल्युबल होगा। हाँ होना चाहिए था, लेकिन ये होता है कम। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ओके सर। रीजन क्या है, देखो सॉल्युबिलिटी का एक ही रीजन होता है कि अगर उसका लैटिस एनर्जी हाई हो गई तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, इसकी हाई होती है। और एक ऐसी क्वेश्चन आता है CSI, ये भी वाटर में क्या होता है, लो सॉल्युबल होता है, लेस। ठीक है, इन वाटर में। लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, लो हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी होती है, जो वाटर में डालोगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है इसकी। तो कभी भी कोई चीज सॉल्युबल कब होगी, ध्यान रखना, जब कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी बताओ। एक होता है लैटिस एनर्जी जो उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होती है जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे। तो इनमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि वो सॉल्युबल हो जाएगा। बताओ, लैटिस एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। नो सर आइडिया। लेटेस्ट एंथैल्पी। नहीं, लैटिस एंथैल्पी तो होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। अगर आपको उसे तोड़ना है, सपोज करो कि ये तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। सपोज करो ये है, ये 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो माइनस साइन है। यहाँ पे केवल 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड है, 100 जूल है। तो 100 जूल है, तो ओवरऑल अगर दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, आपको 100 जूल फालतू में मिल गई ना। ठीक है, आपको यस सर। 100 जूल मिल गई, किलो जूल। तो 100 किलो जूल, क्योंकि ये होती है रिक्वायर्ड और ये होती है रिलीज, ये एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है तो 100 रुपया रिक्वायर्ड है और आपको 200 रुपये घर से मिल गए, तो आप आराम से उसे खरीद सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिलीज हो रही है। तो जो रिलीज हो रही है तो वो ज्यादा होगी, तो क्या होगा, इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि 200 जूल रिलीज हो रही है। और ब्रेक डाउन होने के लिए कितना चाहिए, केवल 100 चाहिए। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही 100 यहाँ पे यूज होगी और इसे ब्रेक डाउन कर देगी, तो सॉलेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई चीज ली और पानी में डाला, तो जैसे आप वाटर में डालोगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो कितनी जूल एनर्जी रिलीज हो गई, 200 जूल। और जो चीज आपने डाली है उसको ब्रेक डाउन होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 100 जूल। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी निकलेगी वो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और वो सॉलेबल हो जाएगा। तो सॉलेबल के लिए ये कंडीशन है, तो इसे लिख लो। यस सर। रिटर्न। यस सर। अब अगर इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा, अगर मैंने कहा इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो उसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस या हाइड्रेशन। अगर मैंने कहा ये इनसॉल्युबल है वाटर में, तो उसमें कौन सी एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। सर लेटेस्ट ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, लैटिस ज्यादा होगी, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। तो उस केस में वो इनसॉल्युबल होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल कब होगा, जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सॉल्युबल कब होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये लैटिस एनर्जी बताया था
किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और ये हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आ, अब इसमें देखो एक आता है आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा आपने? नो सर। नो। चलो एक काम करते हैं, पहले एल्कलाइन का कर देते हैं, फिर ये डायगोनल वाला एक साथ कर देंगे दोनों का, है ना। पहले एल्कलाइन का स्टार्ट कर देते हैं। फिर डायगोनल रिलेशनशिप होता है जो पीरियोडिक टेबल में जो डायगोनली स्टेब्लिश होते हैं। सेकेंड ग्रुप के मेंबर कौन कौन से होते हैं? से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और थर्ड ग्रुप के मेंबर क्या होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के उस एलिमेंट के साथ सेम होगी, जो क्या होगा उसके डायगोनली होगा। यानी लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? मैग्नीशियम से, ठीक है। इसके आगे बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? एल्युमिनियम से, ठीक है। बेरिलियम की करेगी एल्युमिनियम की। तो ये दोनों को हम एक साथ करेंगे अब लास्ट में, कि लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टी जो Mg से सेम है, इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और Be की कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्युमिनियम के साथ सेम है, ठीक है। ये दोनों, इसे कहेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। बस ये ज्यादा नहीं होता, बस दो यस। तीन तक ही होता है ये, बस ज्यादा नहीं होता, इसके आगे नहीं होता। बस ये फर्स्ट तीन एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल होता है। ओके सर। तो डायगोनल रिलेशनशिप का क्या मतलब हो गया? कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप इज सिमिलर टू द, किससे? द एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप विच इज प्रेजेंट डायगोनली इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में कैसे होंगे? उसके डायगोनल में होंगे। तो इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहले हम वही प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो एल्कली के पढ़ा, वैसे एल्कलाइन का पढ़ लेंगे, तो इजी इससे हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद फिर ये दोनों की स्टडी कर लेंगे हम एक साथ, लिथियम और मैग्नीशियम की कौन सी ओके सर। प्रॉपर्टी है जो सेम है, और ये दोनों की, ठीक है। तो यस हेडिंग सर। डाल दो एल्कलाइन अर्थ ग्रुप सेकंड में, ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ग्रुप सेकंड एलिमेंट इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सब कुछ सेम है, लगभग एक जैसा है पूरा। सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाई ग्रुप सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल? व्हाई ग्रुप सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल? सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है इसमें कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, देयर oxides and hydroxides are alkaline in nature, alkaline in nature, ठीक है। because their oxide and hydroxide are alkaline in nature, ठीक है। and अब देखो एक और वर्ड आया अर्थ। तो यहाँ पे हम मेटल को नहीं बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड को बोलेंगे, ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो मेटल ऑक्साइड है वो अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ क्रस्ट, ठीक।
तो एल्कलाइन क्यों बोला? बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर। और अर्थ क्यों बोला? कि मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। Yes, sir. Done. डन। तो अब देखो सेकंड इसमें आता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। इस एलिमेंट के नेम क्या होंगे? देखो ये है आपका बी बेरिलियम, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रुप सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड इसके एलिमेंट के लिए। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? सबके NS2। इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Sub +2. हाँ, देखो वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं +2 का। ठीक है, ये हो गया इसके इंफॉर्मेशन। अब वन बाय वन जो हेडिंग हमने उसमें पढ़ी थी, बस उसी को हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहला स्टार्ट करते Okay, हैं। sir. ये लिख लिया आपने? Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको तरीका देखो, ये BE है, Mg है, Ca है, Sr, Ba एंड Ra। तो इसमें एटॉमिक नंबर का तरीका कैसे याद रखना है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 4, फिर आपने क्या करना है 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, 8, 8, 18, 18, 32। तो यहाँ से हम करेंगे 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 80 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। ठीक है, अब फिर इसके बाद हमने ध्यान रखना नोबल गैस का। ठीक है, नोबल गैस को याद रखना पड़ेगा आपको। ये आपका हीलियम, हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। ठीक है, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडोन। अब आपके लास्ट में क्या आना था? सबके लास्ट में आना था 2s2, ऐसे यहाँ पे 3s2, फिर 4s2, फिर 5s2, 6s2 एंड 7s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो शुरू से लेके लास्ट तक का। तो एस ब्लॉक का बहुत आसान होता है, लास्ट में S2 आ जाएगा बस। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है। Yes, sir. Done. डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद है एटॉमिक साइज। जैसे उसमें था एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें दो चीज आ जाती है कि हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो पहले हम इन जनरल बोलेंगे कि एटॉमिक और आयनिक साइज क्या होगा। एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज या रेडियाई।
टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बताओ, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? जैसे मैंने कहा, सर इंक्रीज करेगा। जैसे ये था बीई, उसके बाद एम जी, सी एस आर और बी ए आर ए, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, चाहे कोई भी हो जाए वो, एटॉमिक एंड एनिक रेडियाई। ठीक है, रीजन सेम है इसका, रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस ग्रेजुअली, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस ग्रेजुअली। अब दूसरा इसमें एक और दे देता है, कंपैरिजन कर देता है, वो कहता है बताओ एल्कली मेटल और एल्कलाइन में से कौन बड़ा होगा? एल्कली मेटल बड़ा होगा साइज में या एल्कलाइन अर्थ मेटल? सर एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के लिए सोडियम है और यहाँ दे दिया मैग्नीशियम, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? सर मैग्नीशियम। नहीं, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, तो एल्कली मेटल का यस साइज सर, बड़ा होगा। एल्कली मेटल। ओके सर। ठीक है, साइज तो एटॉमिक साइज में अब यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं, तो ध्यान रखना एल्कली, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो एल्कली मेटल होता है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। रीजन क्या है इसमें, इसका रीजन ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा हो जाता है, यानी फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को ही हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए mg का साइज कम हो जाता है। ठीक है, तो mg का साइज स्मॉल हो जाता है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो इसमें दो के बीच में कंपैरिजन होता है। तो ये आपका सेकंड हेडिंग भी खत्म होती है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, यस सर। अब इसमें थर्ड आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, देखो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी सर रिक्वायर्ड। डिक्रीज होगा। हाँ, पहले इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है कि जनरली इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, इस ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी इनका लो होता है। ठीक है, रीजन क्या होता है, इनका लार्ज साइज होता है, रीजन ये है कि लार्ज साइज होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन मतलब अगर मैंने कहा टॉप टू बॉटम चले गए, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? सर डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, यानी अगर हमने कहा बी ई एम जी सी एस आर बी एंड आर ए, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, यानी इस तरीके से सीक्वेंस जाएगा। ठीक है, रीजन इसका क्लियर है, रीजन क्या होगा इसका, सर साइज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। हाँ साइज इंक्रीज होगा, तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक वर्ड और यूज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में कितना लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालना वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे, एक दो पॉइंट और ले लेंगे हम इसका, तो ये लिख लो पहले आप, साइज का पहला और सेकंड पॉइंट।
यस सर डन। अब थर्ड है, अगर हम एल्कली मेटल से कंपैरिजन करेंगे तो बताओ किसका ज्यादा होगा, एल्कली का या एल्कलाइन का? आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एल्कली मेटल की या एल्कलाइन अर्थ मेटल की? सर एल्कली मैटर की। नहीं, अब उल्टा कह गए, एल्कलाइन की। लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होता है ना, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होगा, यस सर। ओके ओके सर। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। यस सर। ठीक है, तो एल्कली मेटल का ज्यादा होगा, उस कम होगा एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अर्थ मेटल। ओके सर। तो आपका ये थर्ड पॉइंट है, क्योंकि साइज किसका बड़ा होता है, एल्कली मेटल का साइज बड़ा हो जाता है, इसका साइज लार्ज होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। और एक और लास्ट है इसमें, इसमें आता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी। ठीक है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है आपको क्या होती है? सेकेंड, सेकेंड का मतलब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया तो हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यस सर। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके ठीक है, सर। तो बताओ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, एल्कली की या एल्कलाइन की? एल्कली मेटल की या एल्कलाइन अर्थ मेटल की? सेकेंड, ये तो है फर्स्ट, जो पहले वाला किया वो फर्स्ट है। सेकेंड का मतलब जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, एल्कली की या एल्कलाइन अर्थ मेटल की? सर एल्कलाइन की। नहीं, अब एल्कली। एल्कली। ठीक है, इसे लिख लो ओके पहले, सर। फिर मैं बताता हूँ ये क्यों होता है ऐसा। ये सर लिख लिया। लिख लिया? अब देखो होता क्या है इसमें कि जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, 11 मतलब 1s2 2s2 2p6 and 3s1। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे हम लोग, पहले इसको इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से निकाल दिया बाहर, ठीक है, फर्स्ट का। तो अब क्या रह जाएगा इसमें, Na का हो जाएगा 10, यानी 1s2 2s2 2p6। अब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वाला हो गया, नोबल गैस। अब क्या बन गया ये, नोबल गैस, एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। ठीक है, तो अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, वी नीड सर ज्यादा लार्ज, पावर देनी पड़ेगी। हाँ वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, एनएसएन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, हैंस आई ई क्या होती है, हाई हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो जो भी हाईली स्टेबल होगा, फुली फिल्ड हो गया ये, तो फुली फिल्ड का मतलब हाईली स्टेबल हो गया, तो ये रीजन है इसका, फुली फिल्ड। यस सर डन। देन अब देखो इसके बाद आता है आपके पास हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे उसमें भी था। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या बताया था, जब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस को डिसॉल्व करोगे वाटर में तो जितनी हीट रिलीज होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आपको ये बताना है ये टॉप टू बॉटम सर क्या होगा। डिक्रीज। हाँ डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज पे डिपेंड करती है, जिसका छोटा साइज होगा उसका ज्यादा होगी। ठीक है,
तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। रीजन पहले भी आ चुका है तो ध्यान रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है और टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन करने के लिए आ गया आपके पास कि बताओ हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एल्कली की या एल्कलाइन की। किसमें तो दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा है कि बताओ एल्कली यानी Na+ की ज्यादा होगी या Mg2+ की ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी। सर एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी कैसे? सर, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है ना, लेफ्ट टू हाँ राइट में। साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो इसका साइज होना चाहिए ना ये, लेस साइज और हाई चार्ज है ना, तो इसीलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल का यस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। अब हो गया, ये लिख लिया। यस सर। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन टाइम खत्म हो गया तो आपको फिर से रिज्वाइन करना है इसे। ठीक है, ओके सर। रिज्वाइन कर लो।